चाहे आप ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हैं या पूरे भारत में किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपके लिए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल आज से शुरू करेंगे और देखेंगे किस तरह से इस बुक से छोटे छोटे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है भारत अवस्थिति और विन्यास, उसके पहले पेज को आज कवर करेंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का मानचित्र यदि आप ध्यान से देखें तो इस मानचित्र से ही क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि ये मानचित्र, यदि आप पूरे विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो ये मानचित्र कहाँ पाया जाता है या ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, कौन से गोलार्ध में आता है, तो वो सब कवर कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार से, जैसे हमने देखा था कि पूरी पृथ्वी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जब हम इस तरह से एक बिल्कुल 0 डिग्री की लाइन खींच देते हैं उसको हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। यही भूमध्य रेखा पूरे विश्व को पूरी धरती को दो भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा ये आता है उत्तरी गोलार्ध में और नीचे आता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन यदि हम इसी ग्लोब पर जब देशांतरीय लाइनें खींचते हैं इस तरह से, तो 0 डिग्री को 0 डिग्री से मिला रही हैं ऊपर, तो ये जो देशांतरीय विस्तार है, इस तरह से जब हम भारत की स्थिति को नोट करते हैं तब ये पाया जाता है पूर्वी गोलार्ध में। यानी देशांतरीय विस्तार, उसमें 2 गोलार्ध होते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भारत में सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है, तो पूर्व से मतलब है इस तरफ, और जबकि पश्चिमी देश हैं वो भारत के इस तरफ हैं। इस तरह से पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों का अध्ययन हम करते हैं। हालांकि विस्तृत हमने जब ये टॉपिक कवर किया था पूरे विश्व का भूगोल, उसमें पढ़ लिया। अभी केवल इतना याद रखना है, अक्षांशीय विस्तार से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार से भारत जो पूर्वी गोलार्ध में है। वैसे उत्तरी में आता है अक्षांश से। अब दूसरी चीज़ कि इसकी स्थिति कहाँ है। भारत कौन से महाद्वीप में, हमें पता है एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया में किस तरफ होगा, क्या पूर्वी एशिया में है, मध्य एशिया में है, पश्चिमी एशिया में, कहाँ है? तो इसकी स्थिति आती है दक्षिणी एशिया में। दक्षिणी एशिया का है ये देश है। ये तो हो गया इसका पूरे ग्लोब पर स्थिति। अब बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम सबसे निचला पॉइंट देखें, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ इसकी स्थिति क्या है। यहाँ ये होता है, आपको नोट करना होगा, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका मतलब क्या है कि जो धरती का केंद्र है, धरती के बिल्कुल बीच में हम चले जाएं, बिल्कुल बीच में अंदर, वहाँ से इस स्थान का जो कोण बनता है इस लाइन के साथ 0 डिग्री इक्वेटर के साथ, यह कोणीय दूरी ही क्या होती है, अक्षांश होती है। तो ये कोण कितने का बनता है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ से भारत की मुख्य भूमि है वो शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से ये ऊपर तक चला जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो यदि आपसे कहे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, एक क्वेश्चन का नंबर, कि जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक भारत फैला हुआ है। फिर पूछ लेगा कि इसका देशांतरीय विस्तार क्या है, जो देशांतर रेखाएं आती हैं ये भारत को कितनी कितनी डिग्री में बांट रही हैं। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल जो भारत का पश्चिमी छोर है, गुजरात में कच्छ का रण है यहाँ पर, यहाँ इसकी स्थिति हो जाती है 68 डिग्री 7 मिनट। इससे लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश में दूर वालांगू तक, यहाँ इसकी स्थिति होती है 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है। तो दोनों ही आपने कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं, चाहे अक्षांशों के हो चाहे जो देशांतर के हो। यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन जाता है, जो ये पॉइंट्स हैं इनके नाम क्या हैं। यानी यहाँ पर भारत यहाँ ख़त्म होता है जो पाकिस्तान के पास, चाहे यहाँ नीचे, चाहे ऊपर, चाहे उधर पूर्वी दिशा में, तो इनके पॉइंट से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ जो ये क्षेत्र है जहाँ पर कि पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, तो ये ज़िला है गुजरात का कच्छ। यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। इस पॉइंट को कहा जाता है, जो सर्करिक रेखा है,
सर क्रिक महोदय ने जो ये रेखा खींची थी भारत और पाकिस्तान को अलग करते हुए, तो यहीं पर सर क्रिक पॉइंट है। इसे कई बुक्स में गोहित रेखा भी कहा जाता है। तो दोनों का एक ही मतलब है, चाहे गोहित पॉइंट है चाहे सर क्रिक रेखा है। यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर दूसरा सबसे ऊपर पॉइंट है जो 37 डिग्री 6 मिनट पर, इसे कहा जाता है इंदिरा कोल, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इंदिरा कोल, सर क्रिक पॉइंट, यहाँ पर जो ये कन्याकुमारी के अंदर जो भारत की स्थिति है, ये यहाँ पर भारत खत्म नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। यहाँ से भारत की हालांकि मुख्य भूमि शुरू तो होती है, लेकिन इससे आगे भी भारत का फैलाव है नीचे तक। जैसे जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये काफ़ी आगे तक फैले हुए हैं। तो ये फैला हुआ है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ आके हम कह सकते हैं भारत की जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, जो इससे भी थोड़ा नीचे है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये नाम आपने जरूर याद रखने हैं। इंदिरा पॉइंट को ही पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, तो हम कह देंगे पिग्मेलियन पॉइंट। इसी तरह पूर्व में यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ से भारत की सीमा शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश में, इसे कहा जाता है वालांगू, या कई बुक में इसका एक अलग नाम भी दिया हुआ है। तो हम कह देंगे जो वालांगू है ये अरुणाचल प्रदेश में जो उसका ज़िला है अज्जा ज़िला है, यहाँ पर इसकी मुख्य भूमि भारत की शुरू होती है। यहीं से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो ये हो जाएंगे चारों तरफ के भारत के जो शुरुआती बिंदु है। तो इतनी चीज़ आपने नोट कर ली होगी। यह चीज़ इसमें इंदिरा पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे क्या है कन्याकुमारी पर ही टिक कर देते हैं, ऐसा मानते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो यही है, लेकिन भारत इससे आगे भी फैला हुआ है, क्योंकि अंडमान निकोबार ये भारत की ही द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। तो अब हम इसको रफ करते हैं और कुछ एक और क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और प्रश्न लेंगे। जैसे कि यह जो भारत की दूरी है, यदि हम यहाँ बिल्कुल दक्षिणी सिरे से ऊपरी सिरे तक उत्तर में चले जाएं, ये जो दूरी है ये किलोमीटर में होती है 3214 किलोमीटर, और पूर्व और पश्चिम का विस्तार देखें तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर। तो ये तो आपने याद रखने ही है। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जैसे जब डिग्री में बात आती है तो यहाँ 8 डिग्री से यहाँ तक ये लगभग 30 डिग्री का विस्तार है। इसी तरह 68 डिग्री और 97 डिग्री ये भी लगभग 30 डिग्री का। तो अक्षांश और देशांतर में जो डिग्री का विस्तार है वो लगभग बराबर है, लेकिन फिर किलोमीटर में ये दूरी क्यों आती है? तो यहाँ से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि ये किलोमीटर में दूरियाँ बराबर क्यों नहीं। तो ऐसा होता है जो पृथ्वी जो ग्लोब पर हमारा जो शेप होता है ग्लोब का, उसके अनुसार कि जैसे ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं खींचते हैं, ये तो 1-1 डिग्री की दूरी पर होती हैं, लेकिन ये दूरी हर जगह बराबर रहती है। तो विश्व का कोई देश कहीं भी है उसका अक्षांशीय विस्तार में उसमें गड़बड़ नहीं आती है, लेकिन जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं उनमें दिक्कत आती है, उनकी दूरियां घटती बढ़ती रहती हैं, क्योंकि अक्षांशीय जो रेखाएं हैं वो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ही मिलाती हैं। ये 0 डिग्री रेखा हो गई, फिर 1 डिग्री आएगी, फिर 2 डिग्री, इस तरह से। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों के निकट पहुंचते जाते हैं ये इनके बीच का गैप है ये कम होता जाता है दो देशांतरीय रूप में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो देशांतरीय विस्तार है वो कम होता जाता है, इसलिए देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन हमने पॉइंट आउट कर लिया है। तो इसी तरह से यदि आप क्यों लगाकर जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि ये दूरी कम ज़्यादा क्यों है, जो भी हमने वाई पुट कर दिया, तो यहाँ से फिर बहुत अच्छे साइंटिफिक आंसर निकल कर आते हैं और चीज़ें समझ में आती हैं, फिर हम उनको भूलते नहीं हैं या भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब आते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है उस पर, कि समुद्री विस्तार भारत का कहाँ तक है या किसी देश का कहाँ तक हो सकता है। यानी ये जो समुद्र हैं भारत के अंदर, ये जो भारत के पास बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इसमें भारत का हिस्सा कहाँ तक हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आपको ध्यान होना चाहिए आधार रेखा। इसका क्या मतलब है, जो भारत के टेढ़े मेढ़े तट हैं, जैसे इस तट को हम
यहाँ मिला दें, यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी एक लाइन से जैसे इसको मिला दिया, या इधर मिला दें हम, ये भारत का सबसे निचला सिरा है, इसको यहाँ मिला दें कन्याकुमारी के साथ, तो ये जो बीच का जो जल है यानी भारत की सथल रेखा और ये जो टेढ़े मेढ़े स्थानों को मिलाती है ये होती आधार रेखा। आधार रेखा और सथल है, इसके बीच का जो पानी है उसको हम कहते हैं आंतरिक जल, इंटरनल वाटर, यानी ये भारत का ही जल है, भारत का ही हम कह सकते हैं। अब इस आधार रेखा से यदि हम 12 मील आगे तक चले जाएं, मान लेते हैं इतना क्षेत्र ये 12 समुद्री मील का है। अब मील के अंदर भी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे 12 समुद्री मील, समुद्री मील में और एक जो नॉर्मल मील होता है, माइल होता है, उसमें फ़र्क होता है। वैसे साधारणतः 1 मील में जो हम खासकर सड़कों पर या अन्य स्थल भाग पर दूरी का प्रयोग करते हैं तो 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, लेकिन जब एक समुद्री मील की बात आती है तो उसमें होता है 1.8 किलोमीटर। ये हमें ध्यान रखना है, जो समुद्री नॉटिकल माइल है उसमें 1 मील 1.8 किलोमीटर का होता है। तो इस आधार रेखा से 12 मील आगे तक ये जो क्षेत्र है इसको हम कह सकते हैं ये भारत का ही आगे इसका हिस्सा होगा, भारत का हम इसे संलग्न क्षेत्र भी बोल सकते हैं, यानी इस पर भारत को संपूर्ण हक है, भारत इसकी साफ सफाई रखे या भारत इसमें कोई भी गतिविधि करे, ये भारत का ही होगा। कहाँ तक? 12 मील तक। फिर अगला पॉइंट आता है, ये होता है 24 मील तक, ये भी भारत का ही जल है, भारत इसमें टैक्स ले सकता है, यानी और यदि किसी देश के जहाज इसमें आएंगे तो हम कह सकते हैं कि आपको सीमा शुल्क देना होगा। तो इसमें भारत नए द्वीप बना सकता है, इसकी साफ सफाई कर सकता है, इसके जो संसाधन हैं जितने भी हैं उन पर भारत का ही हक होता है। फिर आता है आगे 200 समुद्री मील तक, उसे हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 मील तक भारत नए द्वीप बना सकता है या अन्य जो भी अन्वेषण संबंधी कार्य है उनको भारत कर सकता है। तो ये आपने दूरियां याद रखनी है, 12 मील, 24 मील, 200 मील। और 200 मील के आगे हाई सी आ जाता है, उच्च जो सागर है कहा जाता है, उन पर सभी देशों का एक समान हक होता है, वहाँ पर कोई टैक्स नहीं होता है। तो ये हो गए समुद्री सीमा से संबंधित कुछ एक तथ्य, ये आपकी बुक में भी एज इट इज़ दिए होते हैं, तो इनमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है। तो और चीज़ें यदि हम देखना चाहें, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसमें जो सबसे पहले हम कहेंगे सबसे ज़्यादा 1962 किलोमीटर ये होती है अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन हमें पता है ये एक इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये तो एक यूनियन टेरिटरी है। तो इसलिए 1962 किलोमीटर यदि पूछे भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसकी सबसे लंबी ज़्यादा समुद्री सीमा है, तब हम कहेंगे अंडमान निकोबार। लेकिन यदि वो पूछ ले राज्य का, तब हम कहेंगे भारत का राज्य है गुजरात। इसकी ये जो सीमा है ये 1600 किलोमीटर है। इसके बाद अन्य जो आते हैं आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है, इनका नाम आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भारत की स्थिति कैसी है, यानी ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ये किस आकार का है, क्या गोलाकार है, चतुर्भुज है या कौन सा भुज है बन सकता है। तो जैसे हम देखें एक लाइन तो हम ये ड्रॉ कर लें, एक होगी, एक यहाँ से यहाँ तक 2, एक इधर हम मिला दें 3 और एक यहाँ नीचे, तो हम कहेंगे 4 भुजाओं की आकृति है। तो इसे हम चतुष्फलिक कह सकते हैं, चतुष्कोणीय कह सकते हैं, चतुर्भुज कह सकते हैं, यानी 4 भुजाओं के जैसी भारत की आकृति है। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो, इसी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।